नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। जनपक्ष में आज हम बात करेंगे जीवन सुरक्षा पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर। ये बात तब ज़्यादा चर्चा में आई जब स्विट्जरलैंड के अंदर राइट टू इनिशिएटिव के तहत किसी व्यक्ति ने कि स्विट्जरलैंड के हर व्यक्ति को जीवन, जिसको बेसिक इनकम कहा जा सकता है, या जीवन सुरक्षा पेंशन के तौर पर एक फिक्स अमाउंट हर महीने दिया जाना चाहिए। लेकिन यह प्रस्ताव वहां पर गिर गया और भारतीय मीडिया में कहा गया कि स्विट्जरलैंड के लोग हरामखोरी का पैसा नहीं चाहते। इसके बावजूद जहां तक हमारी जानकारी है उसमें 3 देश ऐसे हैं जहां पर फिनलैंड समेत जीवन सुरक्षा पेंशन लागू है। दुनिया के दर्जन भर देश ऐसे हैं जिनमें यह प्रयास चल रहा है। इस प्रयास को हम अगर भारत के संदर्भों में देखें तो भारत में भी 2-3 इस तरह के लोग हैं देश भर में जो जीवन सुरक्षा पेंशन या इस तरह के चीजों को लेकर के बात करते रहे हैं। लेकिन उस बात को कितना वजन दिया जाए उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि सामाजिक सुरक्षा की जहां तक बात है तो वहां पर जहां तक सामाजिक सुरक्षा की बात आती है वहां पर कोई भी सरकार जब किसी नागरिक को उसके स्वास्थ्य की जरूरत होती है तो अस्पताल खोलती है। उसके बच्चों को जो पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चों को, उनके लिए सरकारी स्कूल निशुल्क शिक्षा देती है। जहां पर जरूरत है कि भोजन की जरूरत है तो वहां पीडीएस सिस्टम लागू करती है। बच्चों को पोषक आहार चाहिए तो उनको पोषण आहार मिड डे मील के रूप में देती है। मां जच्चा बच्चा उसको पोषण आहार चाहिए, उसकी डिलीवरी ठीक से हो, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे और बच्चा साल भर तक उसका टीकाकरण हो। सारे तरह की जीवन की चिंता सरकार करती तो है। जब लोगों को लगा, सरकार को लगा या लोगों को यह लगा कि उनके पास रोजगार नहीं है तो सरकार ने उस पर भी इनिशिएटिव लिया, पहल की और हिंदुस्तान में रोजगार गारंटी योजना लागू की। और उसके तहत हर नागरिक को पहले उन्होंने उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स किया और बाद में उसको विस्तार दिया और रोजगार सुरक्षा गारंटी भी, और बाद में उसे आज मनरेगा कहा जाता है। ये सब सरकार कर रही है। सरकार का बजट तय है, उसमें वो शायद इतना ही कर पाती होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जीवन सुरक्षा पेंशन की बात होती है तो उस बात का या उन ऐसी बातों का क्या आधार है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा पेंशन में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इसको लेकर के क्या अलग अलग तरह के मत हो सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जो लोग इसकी वकालत करते रहे हैं वो आज हमारे मंच पर हैं। बनारस से सीधे आए हैं लोकसभा टीवी की इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए आचार्य पंकज। जीवन सुरक्षा पेंशन को वो बहुत ज़रूरी बताते हैं और इसके लिए काम करते हैं। हमारे साथ भरत गांधी हैं, वो भी वोटरशिप, जो वोटर है उसको पेंशन मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि आज की जीडीपी के अकॉर्डिंग कुल मिलाकर वो 3500 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति महीने के हिसाब से हो सकती है, होनी चाहिए। आचार्य पंकज का कहना रहता है कि वो 2000 रुपया या उससे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे साथ एक पूर्व सांसद भी मंच पर हैं, बीए पासवान साहब। आपका कहना रहता है कि जीवन सुरक्षा पेंशन निहायत जरूरी है यहां पर, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा जरूर कुछ धाराएं अलग अलग जरूर होंगी कि उनका कहना किस तरह से रहता है। हम उन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार या देश या उसकी भी जरूरतें जो हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। और जो यहां जनपक्ष बैठा है वो शायद इस बात को बहुत ज्यादा समझता होगा। सबसे पहले पूरे मंच का बहुत बहुत स्वागत। एक तरह से हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे भरत जी आपसे। आप कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के हर वोटर को जीवन सुरक्षा पेंशन दी जाए तो करीब 3500 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से, तो उसका बजट महीने का या साल का कितना बैठता है? 28 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। अगर वो साल का भी बैठता है इतना, तो भारत सरकार का
जो कुल बजट है वो बजट उतना नहीं है केंद्रीय सरकार का। राज्यों का बजट भी अगर मिला दीजिए तब वो 35 लाख से लेकर 40 लाख करोड़ के आसपास तक जाता है। ऐसे में अगर केवल वोटर को पेंशन देना शुरू कर दिया गया तो सरकार बाकी कुछ काम कर ही नहीं पाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन या यूरोपियन भाषा में बेसिक इनकम, ठीक है, या ब्राज़ील की भाषा में डेमोग्रेंट, दुनिया में जितने लोग लोगों की आर्थिक तकलीफ से दुखी हैं उन लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, और आप तीनों लोग भी उसी में से। हम उसमें वोटरशिप कहते हैं कि ये सबसे बेहतर शब्द है। जैसे स्कूल के बच्चों को सरकार पैसा देती है तो उसको स्कॉलरशिप कहा जाता है, हिंदी में छात्रवृत्ति कहते हैं। उसी तरह जब सरकार वोटरों को पैसा दे, गरीबों को नहीं, ध्यान रखना, मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है कि वोटरों को अगर पैसा दे तो वोटरशिप कहा जाए और हिंदी में उसे मतकर्ता वृत्ति कहा जाए। मेरा सवाल है वोटरों को ही क्यों? हाँ, वोटरों को क्यों? बात यह है, अगर आपके खेत में कोई पौधा बीमार है तो उस पौधे की जड़ में आप दवाई डाल दो, काम चल जाएगा। लेकिन जब खेत में 80-90% पौधे बीमार हों तो छिड़काव पूरे में करना, तो छिड़काव करना ठीक है, तो छिड़काव करना, स्प्रे करना चाहिए। मेरा कहना, हमारा जो भारत देश है वो ऐसा खेत है, इसमें जो इंसान रूपी पौधे हैं वो ज्यादातर बीमार हैं। लेकिन जब आप ये बात 20 साल पहले शुरू किए थे या 15 साल पहले शुरू किए थे, तब से लेकर अभी तक बीमारी में काफी सुधार आया है और बड़ी संख्या में कुछ पौधे जो हैं पंजाब से लेकर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, यानी पूरा दक्षिण भारत एक तरह से कहिए, तब से बीमारी घटी है। और पता चला कि जब तक चीजें लागू होंगी तब तक जो है बीमार स्वस्थ हो जाएगा और मुद्दा अपनी जगह निकल जाएगा। मसला खाली अगर हम सोचते हैं गरीबी का है तो यह ठीक नहीं है। नहीं, अभी तो आपने बीमारी की बात कही। हाँ, लेकिन उस बीमारी में भागीदारी का मसला अहम है। अब भागीदारी ये दूसरा मसला है, हम इस पर आएंगे जी। बीए पास भी आपको कहा जाता है, इसको भी हम समझेंगे बाद में, आपने क्यों इसको अपने ही आप अडॉप्ट किया। लेकिन आपने भी एक सांसद होने के बावजूद, आप राज्यसभा में सांसद रहे, उसके बावजूद भी आपने इसको जरूरी समझा या नहीं समझा, या आपका नजरिया इस पर क्या है? टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर आज़ादी के 70 साल हुए। हाँ, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के समय में जिसने आज़ाद किया भारत को, सारा हक और अधिकार वोटर को दिया है। सारा दिया कि केवल वोट देने का अधिकार? वोट नहीं है, वोट से ही मुख्यमंत्री, एमएलए बनते हैं और मुख्यमंत्री बनाते हैं, वोट से ही एमपी बनता है और प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट बनाते हैं, वहीं से रिजर्व बैंक होती है, वहीं से रुपया छपता है। अधिकार हमको मिला है। लेकिन वोट तो खरीद भी लिया जाता है। नहीं, खरीदने के बाद तो अब आपने चलाया, पहले खरीदा नहीं जाता था। ठीक, अब खरीद रहे हैं, इसलिए खरीद रहे हैं कि जो बड़े बड़े हमारे देश में पूंजीपति हैं वो वोट को नहीं बल्कि नेता को खरीद रहे हैं। और वैसे भी तो वोट जो है लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ही देते हैं ना। वो जातीय व्यक्तिगत मेरा ये अधिकार है और मैं मेरा अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहा हूं, ये थोड़ा मेंटलिटी कम होती है। जातीय व्यवस्था सामाजिक बंधनों के असमानताओं पर आधारित है और वो प्रजातंत्र की विरोधी है। ठीक, और ये धर्म एक आंतरिक चीज है, धर्म रूहानी दौलत है, ठीक है, इबादत की चीज है, स्वयं सहनसा की चीज है, आध्यात्म, निर्भीकता है, अस्पष्टवादिता है। ये धर्म और राजनीति को वोट और पेट और रोटी से आप रोजी से मत जोड़िए, श्रम से पेट को मत जोड़िए, खाना से, कि हम खाना अधिकार, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, रोटी कपड़ा और मकान, इसको आप हमको भीख तरह दे करके, गुलामी की तरह दे करके मुझको आप, अगर धर्म सत्य बोलता है तो तुलसी बाबा कह गए समर्थ को नहीं दोष गुसाई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाई जो श्रम करता है उसका तो पेट भरता है।
वो तो भूखा श्रम रहेगा को नहीं। रोटी से नहीं जोड़ा जाए, मेरा अधिकार है। हमने पार्लियामेंट बनाया, हमने रिजर्व बैंक बनाया, हमने विधानसभा बनाया, और जिसकी माई मरे उसको एक पत्तल भात नहीं, हमने सारा चीज बनाया, वोटर ने बनाया। और वोटर को आज भीख मांगना पड़ रहा है कि हमको दो खाना, हमको दो कपड़ा, हमको नहीं, दो तो रोटी। क्या इस ये गलत- रिवल्ट में, इस एहसान में वोटर को जो है वो खाना दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसने प्रधानमंत्री बनाया, विधायक बनाया, एमएलए एमपी बनाया, इस एहसान के बदले? अगर हर इंसान पर, भारत अभी सकल घरेलू उत्पाद में हाँ, कि जो 7,000 रुपये पर व्यक्ति पर खर्चा होता है, मेरा कहना है कि 7,000 का आधा 3,500 होता है। हर वोटर को पेंशन दे दो, किस पर और होता है? 3,500 में तुम विकास का काम करो। मैं अपना पैसा मांग रहा हूं, तुम्हारा पैसा नहीं मांग रहा हूं। अब क्वेश्चन कीजिए आप। मैं आता हूं आपके पास। आचार्य पंकज, आप भी इस विषय को लेकर के चल